नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। कल जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कई नए चेहरे देखने के लिए तो मिले ही, साथ में कुछ बातें भी सामने आई जब विश्लेषणों का दौर चला और ये साफ तौर पर संकेत सामने निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से सरकार एक नई ऊर्जा और नई तैयारी के साथ दिखने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो सरकार का पूरा जोर है, पूरी प्राथमिकता है, वो इस पे है कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो अपने अंतिम सिरे तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री ने खुद जो तमाम मंत्री थे उनको कहा है कि वक्त है कि काफी कम समय में वो काम न सिर्फ सीखे बल्कि जल्दी से जल्दी जो सरकार का मकसद है, जो सरकार के कदम है, उसे पूरा करें। आखिर जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, किस तरह से नए ऊर्जा और नई तैयारी जो सरकार कह रही है, किस तरह से इसे हम आकलन कर सकते हैं, कैसे इसे हम देख सकते हैं, इसे ही समझने के लिए आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी और हमारे साथ हैं बलदेव भाई शर्मा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। शेखर जी, अगर आपसे शुरू करना चाहूँ तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो नए मंत्री जो कल बने हैं और जो तमाम जो लोग शामिल थे कल, प्रधानमंत्री ने उनको साफ संदेश दिया कि बहुत कम समय है सेलिब्रेशन का, जरूरत है कि जल्दी से जो है काम सीखा जाए और डिलीवर किया जाए, क्योंकि आने वाले बस कुछ दिनों में मानसून सत्र भी। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री का जो संदेश था, जो नए मंत्री जो आए 19 नए मंत्री को, कि मंत्री बनना हो सकता है व्यक्ति के लिए एक अपने राजनीतिक जीवन में एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि हो या एक अचीवमेंट हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि में एक मंत्री बनना या संसद सदस्य बनना कोई अपने आप में कोई देश के, अगर ये देखा जाए आज जिस दौड़ पे देश है और ये सरकार जो चाह रही है, सरकार की जो कार्यक्रम जो है, सरकार की जो विजन है, उसके लिए हर व्यक्ति को, सरकार में हो या संसद में हो या व्यवस्था में कहीं भी हो, तो उनका यही मैसेज था कि इस सरकार ने पिछले बजट में, बजट के नाम लिए उन्होंने कई कार्यक्रम की घोषणा की है, उससे पहले बजट में भी कई कार्यक्रम घोषणा की है कि ये जो पिछला जो 2 साल गया है उसमें कई कार्यक्रम, कई पॉलिसी डायरेक्शन चेंज किए हैं जो पहले कभी 60 साल में नहीं हुआ, वो चीजें हुए हैं। लेकिन उन घोषणाओं के पीछे जो सोच है और आगे जो उसको कार्यान्वित करने के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए, उसकी जो डायनेमिज्म चाहिए, उसकी जो प्लान ऑफ एक्शन भी रेडी है, लेकिन उसको आगे लेने के लिए एक मंत्री का एक अपने आप एक बड़ा भूमिका रहता है। ठीक है। तो उन्होंने इस बार जब सोचा कि एक करेंगे, बड़ा चेंज करेंगे और नए लोगों को लाएंगे, उसमें ये नहीं था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब रिशफल की बात आती है तो कितने राज्यों से कितने लोग हैं, कितने आप सामाजिक न्याय की दृष्टि में क्या बैकग्राउंड में कितने को लाए, वो बात भी जरूरी है, लेकिन वो केवल बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो विश्लेषण हो रहा है कि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो उसकी दृष्टि भी लेकिन वैसी उस बात भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक नेता को ये भी सोचना पड़ता है। लेकिन जब बड़ा पिक्चर आप देखेंगे, बड़ा पिक्चर है कि 2 साल बीत चुका है, आगे 3 साल है और खास करके आगे 1 साल जो होगा उसको माना जाता है कि बड़ा टर्निंग ईयर है, जिसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कार्यक्रम कैसे इंप्लीमेंट हो रहे। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस जो मैसेज जो है, और उसके बाद भी कल जो हमने देखा पोर्टफोलियोज चेंज हुए, उसका भी एक ही मकसद है कि कैसे प्रोग्राम्स आगे बढ़े और ना केवल आगे बढ़े लेकिन जोर से बढ़े। ठीक है। जिस तरह से हम जानते हैं बलदेव जी कि प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि उनकी जो प्राथमिकता है वो गांव, गरीब और किसान है, और उन्होंने ये बड़ा मैसेज भी दिया है। जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो बजट की प्राथमिकता है, यानी जो सरकार ने अपने लिए लक्ष्य तय किए हैं उस तक पहुंचना है, और जो नए लोग आए हैं उन पे तुरंत जिम्मेवारी भी दी गई है। कैसे आप देखते हैं तब जब सरकार ने अपना 2 साल पूरा किया है और अब समय बड़ी तेजी से भाग रहा है? देखिए, ये प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद जो अपना पहला उद्बोधन दिया था, उसी में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी कि ये गांव, गरीब, किसान की सरकार है। और बजट में भी जो प्रावधान किए हैं पिछले बार भी, इस बार भी, उन्होंने उसी को ज्यादा फोकस किया है। और कोई भी
सरकार जो बजट बनाती है उस बजट में उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, वो साफ झलकती हैं। और इसलिए अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजट को ध्यान में रखकर हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या फेरबदल करेंगे, और अब नए मंत्रियों को वो कह रहे हैं कि भाई आपको तुरंत तत्पर होकर जुट जाना है, तो जो प्रधानमंत्री स्वयं 18 घंटे काम करता हो, जो व्यक्ति स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में और पूरी सरकारी कार्य संस्कृति को, ब्यूरोक्रेटिक कार्य संस्कृति को पहले दिन से बदलने के लिए प्रयत्नशील हो, तो उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं कि हम सरकार में पदों को एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, हम सरकार में सामाजिक जिम्मेदारी लेकर आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है उन लक्ष्यों को पूरा करना जो इस सरकार ने तय किए हैं या जनता ने इस सरकार से जिनकी उम्मीद की है। और वही संदेश उन्होंने सारे मंत्रियों को दिया है कि जश्न मत मनाओ, काम में जुट जाओ। बिल्कुल। और क्या हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि जो विशेषज्ञता है ऐसे लोगों को शामिल करना, इसके अलावा जिनके पास अनुभव है ऐसे लोगों को शामिल करना, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं हैं उनको सही तरह से लागू करवाने के लिए अनुभव की जरूरत होगी, एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। क्या ये हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और न केवल नए मंत्रियों को शामिल किए जाने में, बल्कि जो मंत्रालय बदले गए हैं, ये अपने अपने हिसाब से मीडिया या विरोधी दल आकलन कर रहे हैं कि उनका कद गिरा दिया, उनका बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का एक पूरा विजन है कि हमारी सरकार की गतिशीलता और प्रवाहमानता कैसे बने। तो किसी मंत्री को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेजना, ये उसकी अवनति या उन्नति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये उसकी जो क्षमताएं हैं वो दूसरी जगह पर भी उसी बड़ी प्रकार तस्वीर देखनी चाहिए, उसी प्रकार सामने आए, जिससे कि वहां भी गतिशीलता बढ़े। और उस गतिशीलता और प्रभावमानता के रूप में ही इस फेरबदल को या मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जाना चाहिए। ये देखना बहुत छोटी दृष्टि होगी कि अमुक मंत्री की पदावनति हो गई, अमुक मंत्री को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल। शेखर जी, ये बात निश्चित तौर पर होगी कि जो लोग आए हैं या जो हम नई ऊर्जा, नई तैयारी की बात कर रहे हैं, उनके पास क्या अनुभव है, क्या वो फोकस में था, जो एक्सपर्टीज है अपने अपने फील्ड की, क्या इस नजरिए से हम देख सकते हैं? क्या ऐसे तत्व आपको, ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि इसमें 4 चीजें हैं। एक तो देखिए, हर प्रधानमंत्री, खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमेशा चाहते हैं कि उसमें यूथ का ऊर्जा चाहिए, कि यूथ का जो हमेशा रहता है कि उनमें कुछ करने का हमेशा इच्छा रहता है, नई सोच होती है, नए कैसे नई तरीके से करें, और कुछ मॉडर्न चीज को अगर अपनाना है ना, यूथ का माइंड जो है को अपनाने में भी आगे होते हैं, उसको ज्यादा एम्ब्रेस करने में ज्यादा ही रहते हैं। एक वो बात है। दूसरी बात जो है, जब आप जो हम सामाजिक न्याय की दृष्टि में देखें, जब आप ऐसे पिछले वर्ग, केवल वर्ग की बात नहीं है, पिछले इलाके से जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जब आप लाते हैं कैबिनेट में और उनको ये देते हैं, एक प्रकार से वहाँ के लोगों के लिए, वो जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिए एक वॉइस मिल जाता है कि आज सरकार में जो फैसले हो रहे हैं उसमें हमारा भी कुछ है। और ये जो लोग आते हैं, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कभी कभी ऐसे बातें जो रख सकते हैं जो दिल्ली में बैठकर आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ हम प्लान्स बना रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, तो वो आपको मिलेगा जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं। और तीसरी एलिमेंट आप देखेंगे, कुछ लोग जो पहले मंत्री थे और बीच में मंत्री ना रहे, वो भी आए, तो वो क्या लेके आएंगे? वो उनके साथ वो एक्सपीरियंस लाते हैं। और जब कोई मंत्री रहा हो और कुछ दिनों के लिए मंत्री ना रहा हो, वो दोनों में उनका अपना एक्सपीरियंस का एक विजन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमेशा आप सोचते हैं कि उनका अपना विश्लेषण भी होता है। अच्छा, ये जो आप मान लीजिए अहलूवालिया है, वो नरसिम्हा राव के समय में मंत्री थे। विजय गोयल जी हैं, जो पिछले वाजपेयी सरकार में थे। तो ऐसे लोगों को भी आप ला रहे जो पहले देख चुके हैं कैसे, मतलब मंत्रालय कैसे चलाया जाता है, क्या दिक्कतें होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, और क्या डेंजर्स भी हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है कि जब आप बहुत अच्छी इंटेंशन से काम करेंगे, लेकिन अगर जब आपके जो पूरी व्यवस्था प्रोसेसिंग मॉडल में अगर कोई गड़बड़ है, तो उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको तमाम नौकरशाही की जो पूरी प्रणाली है उससे भी उनको डील करना पड़ता है। और यहाँ पे और दूसरी चीज आप देखेंगे, इसमें कई एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से कैंसर की जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो भी है,
बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप एक देख रहे हैं एक लॉयर की एकदम सुभाष रामराव भामरा, तो ऐसे ही आप एक वेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से जिनके लिए पहले राजनीतिक पहला ये नहीं था जी जी कि क्या है, हमेशा रहा है कि जो राजनीतिक में पहले जो करेक्टर रहा है, जो लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, ठीक है। वो पहले ये था कि जिनका पहला काम भी राजनीति था, लेकिन आज वो बदल गया है। वो अब अलग-अलग प्रोफेशन, अलग प्रोफेशनल, वो अपने आप में एक प्रोफेशनल, अपने ये पे वो भी अपने प्रोफेशनल के जो उनके एक्सपीरियंस है वो भी लेके आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बलदेव जी, जो अभी शेखर जी ने कहा, कितना ये जरूरी होता है जब नीति निर्माण होता है या जो नीति को लागू करवाने वाले हैं वो जब ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे वो किसी एक्सपर्ट किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या फिर ऐसे पिछड़े इलाके से हों, ऐसे समुदाय से हों जो मुख्य धारा में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे हैं, वो जब आते हैं नीति निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया में, तो कितना बड़ा फर्क पैदा करते हैं। देखिए, पूरे कार्य संचालन में बेसिक फर्क आ जाता है। जैसा कि शेखर जी ने भी कहा कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं या अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, इनको उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति ही ठीक से समझ सकता है। और जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके प्रतिनिधित्व को इसलिए महत्व दिया गया है कि दिल्ली में बैठा आदमी पूरे देश का आकलन नहीं कर सकता, पूरे देश की जनता की दिक्कतों को नहीं समझ सकता। उस क्षेत्र का, उस समाज का प्रतिनिधि और जाति पंथ से ऊपर उठकर, भले ये गणित लगाया जा रहा हो कि उस जाति के इतने हैं, उस मजहब के इतने हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं वो उनकी दिक्कतों को बखूबी समझते हैं और सरकार की जो नीतियां बनती हैं, निर्णय होते हैं, उनमें फिर वो उनका रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या हम देख सकते हैं जो अभी विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कल ही मैं देख रहा था कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की टीवी पर अलग अलग चैनलों पर वर्गीकरण आ रहा था कि 5 लोग अनुसूचित जाति क्षेत्रों में से हैं, 2 लोग जनजाति क्षेत्रों में से हैं, 2 महिलाएं हैं, पंथ में अल्पसंख्यक हैं। तो ये आप जाति मत पंथ की बजाय इस रूप में देखिए कि वास्तव में भारत विभिन्न वर्गों में रहने वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है। तो वो जो विविधता है, चाहे वो जातिगत विविधता हो, चाहे वो पांथिक विविधता हो, चाहे वो भाषाई क्षेत्रीय विविधता हो, उन सबका प्रतिनिधित्व जब होता है तो एक समग्र नेतृत्व बनता है। मोदी जी ने इस पूरे बदलाव में या विस्तार में इस बात का बहुत ध्यान दिया है कि क्षेत्रों की दृष्टि से, विविध वर्गों की दृष्टि से एक संपूर्णता सरकार के स्वरूप में आए, ताकि जब सरकार निर्णय ले, नीतियां बनाए, तो देश के हर कोने में रहने वाला व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये महसूस करे कि देखो सरकार में हमारा आदमी बैठा है और इसलिए हमारे हितों की उपेक्षा नहीं होगी। इसलिए बहुत मायने रखता है कि उन क्षेत्रों से, उन जाति समुदायों से लोग आते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हितों के हिसाब से, उनके जनकल्याण की दृष्टि से या उनकी दिक्कतों की दृष्टि से नीति निर्धारण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। ठीक है, एक नजरिए से और इस पूरे फिर बदल गया कहें विस्तार को देखा जा रहा है, वो ये कि सरकार चूंकि लगभग अपना आधा समय पूरा कर चुकी है और ऐसे वक्त में एक इस तरह का विस्तार करना, यह ध्यान देना कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ तेजी से काम करने की जरूरत है, कहाँ किसको बदलना है, या इस तरह की कोशिश आपको लगता है कैसे इसे हम देख सकते हैं, खासकर तब जब हम इस बात को हम बार बार देख रहे हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका समयबद्ध लक्ष्य किया गया है कि इस समय तक ये काम होना ही है, ये योजना इस वक्त तक पूरी होनी ही है। देखिए, मोदी जी के शासन की ये पहले दिन से विशेषता रही है कि मोदी जी अपनी नीतियों के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखते हैं। आप देखिए, बराबर ये समाचार आते रहे हैं कि वो मंत्रियों की बैठक लेते रहे हैं, सांसदों की बैठक लेते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो है और ब्यूरोक्रेट्स की नियमित बैठक लेते रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबको जोड़कर बातचीत करते रहे हैं। उसके पीछे है कि जो प्रशासन है या सरकार है, इसकी संचालनता लगातार बनी रहे और लक्ष्य निर्धारित करके उन्होंने, जैसे मोदी जी ने शौचालय निर्माण का एक लक्ष्य रखा तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया, 1 साल में उस लक्ष्य को उस मंत्रालय ने पूरा किया। तो समयबद्ध योजनाएं अगर नहीं होंगी, क्रियान्वयन उनका नहीं होगा, तो फिर लक्ष्य निर्धारित, जैसे अब तक सरकारों में होता रहा, नीतियां बन गई, हर रेल बजट में नई योजनाएं आती हैं, लेकिन पिछले बजट की योजनाएं पूरी हुई कि नहीं इसका किसी को ध्यान नहीं है, नई नई योजनाएं बना देते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है
प्रधानमंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं कि हमने जो लक्ष्य तय किए हैं समयबद्ध रूप से उनका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके लिए वो केवल घोषणा नहीं करते, वो नियमित उनके संपर्क में रहकर बैठकें लेकर, मीटिंगें लेकर उनको याद दिलाते हैं कि भाई आपका इतना काम हुआ, इतना नहीं हुआ। और इसलिए इस सरकार की जो डिलीवरी है, पिछले 2 सालों का भी जो आंकड़ा पिछले दिनों आता रहा है, वो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार काम करने में सक्षम सरकार है। ठीक बात। और जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है सरकार। ठीक है। एक बात अगर इसको इस नजरिए से देखें शेखर जी की, इस वक्त जो हम जानते हैं कि जिस तरह से एक राजनीतिक स्थिरता आप कह सकते हैं कि अब जिस तरह से बहुमत है और तमाम चीज़ें हैं, इसके अलावा एक आर्थिक तौर पर भी स्थिरता दिख रही है, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, और अब ऐसा लग रहा है कि जो जीएसटी और जो तमाम इस तरह के मसले थे, जो संसद के स्तर पे जो मसले थे, उसमें भी एक उम्मीद की किरण दिख रही है। ऐसे वक्त में इस विस्तार को, सरकार के कामकाज को कैसे आप देख सकते हैं? नहीं, आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि अभी जो जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी माना जाता है कि हमारे आर्थिक जो रिफॉर्म्स की बात की गई थी उस पर एक बहुत बड़ा कदम है ये। और वैसे ये 1 साल डिले हो चुका है। ये पिछले अप्रैल 16 से सुना था, अभी आपको 2016 निकल गया है। अभी बहुत उम्मीद है कि इस मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में इसकी राज्यसभा भी पास हो जाएगी। लेकिन साथ साथ जब ये पास हो जाएगी तो सारा इंडिया एक मार्केट के रूप में बन जाएगा। तब हर सेक्टर में जो इसकी जो इम्पैक्ट पड़ेगी, उस इम्पैक्ट को इंटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे बहुत मिनिस्ट्रीज, खास करके जितने आर्थिक मिनिस्ट्रीज हैं, उनको बहुत काम करना पड़ेगा इसमें। क्योंकि जब एक मार्केट बन जाती है तो डिमांड कैसे बढ़ता है, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है, तो ये सब स्टडी करने के लिए आपको हर जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में, आपको मंत्रालय में आपको चाहिए कि ऐसा व्यक्ति रहे जो उसको ध्यान से उसको देखे, उसको मॉनिटर करे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किए। क्योंकि जब भी कोई जीएसटी जैसा सिस्टम आता है, कम से कम 1 साल 1.5 साल आपको बहुत केयरफुली उसको ये करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं ये जो विस्तार हुआ है उसको भी ध्यान में रखा है। अगर आप देखेंगे सिविल एविएशन में जोर दिया गया है। अब टेक्सटाइल्स आपने देखा होगा, 10 दिन पहले कैबिनेट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ऐसे उनको ये दे रहे हैं, मतलब एक इम्पेटस दिए, या वो कहिए कि स्पेशल पैकेज टाइप दिया गया है जिसमें उसका लेबर मार्केट को भी असर करेगा। बिल्कुल। कि जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा दिया जाए, ताकि बहुत ज्यादा रोजगार उस क्षेत्र से मिलता है। रोजगार इसीलिए उसमें रोजगार भी है। दूसरी चीज है उसमें एक्सपोज बढ़ने की बात है। अगर एक्सपोज बढ़ेगी तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी, निश्चित तौर पर। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ही आप देखेंगे तो उसमें बहुत कार्यक्रम अभी घोषणा हुए, और सारे कार्यक्रम जब शुरू होंगे, और टेक्सटाइल ऐसा चीज है उसमें हैंडलूम से लेकर पावरलूम तक सब चीजें उसमें, बिल्कुल, और रोजगार के काफी मौके हैं। एक चीज और इस पे हम खास तौर पे देखें, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जब अपनी बैठक ली और तमाम नए मंत्रियों को संबोधित करे, तो उन्होंने कहा कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, मतलब आप जब भी हम मुझसे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए कोई किसी तरह का हेजिटेशन कुछ न रखें। क्या संदेश देने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं? क्या मनोबल बढ़ाना है सिर्फ, या जो दैनंदिन जो हर रोज की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी एक मदद का भरोसा प्रधानमंत्री दे रहे हैं? देखिए, प्रोटोकॉल और हायरार्की ये व्यवस्था संचालन के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो क्रियान्वयन में बाधा नहीं बननी चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है ब्यूरोक्रेसी में या सरकार में हायरार्की और प्रोटोकॉल ये क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा, मंत्री जी को बहुत महत्वपूर्ण बातों का डिस्कशन करना है लेकिन व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल रहा। तो ये केवल इतने भर के लिए नहीं है कि उनका मनोबल बढ़ाया जाए, बल्कि प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है कि मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हूं, आपको जब चाहे जरूरत हो मुझसे खुलकर बात करें, जिससे कि क्रियान्वयन में कहीं बाधा ना आए कि प्रधानमंत्री से डिस्कस नहीं हो पाया, अभी फैसला होने में डिले हो रहा है। तो फैसलों को करने में त्वरित स्थितियां निर्माण हो, एकदम जल्दी उनका क्रियान्वयन हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है कि हायरार्की को, प्रोटोकॉल को बाधा मत बनने दीजिए इस बीच में कि काम रुके और मेरी सहमति नहीं हुई या मुझसे डिस्कशन नहीं हुआ तो अभी भाई फाइल रुकी रहेगी। ये बहुत बड़ी चीज है सरकार की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए ब्यूरोक्रेट। और यही उन्होंने शुरुआत में जो ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंगें ली थी, उन्होंने तब भी कहा था कि कोई भी सचिव और या दूसरा अधिकारी मुझसे
बात करने में संकोच न करे। ठीक है। तो ये सरकार की और प्रशासन की गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने एक रास्ता खोल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है किसी प्रधानमंत्री के लिए कि वो अपने पद का जो एक बड़प्पन होता है उसकी आड़ में और जनता से या ब्यूरोक्रेसी से अपने सहयोगियों से कटा रहे, इस पूरी बाधा को प्रधानमंत्री ने दूर कर दिया ये कहकर कि आप स्वतंत्र महसूस करें, जब चाहे मुझसे मिलें। जी शेखर जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि सरकार में जो MOS हैं, जो राज्य मंत्री, उनकी बड़ी भूमिका है और ये बात अपने आप में कई बातों की तरफ इशारा करता है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो जानकारी है केवल वो बात भी नहीं बोले, वो इतना भी कैबिनेट मंत्री को उनको भी कहे कि आप इनसे काम लीजिए, इनको उपयोग कीजिए, इनकी पूरा मदद, क्योंकि टीम है। देखिए हमारे सिस्टम में सारा चीज टीम होता है और हमेशा ये रहा है, जूनियर मिनिस्टर्स का कंप्लेंट रहा है, कोई भी सरकार हो, कि हमें ज्यादा काम नहीं मिलता। और जब आप यंग मिनिस्टर्स हैं आपके टीम में, तो ये चाहेंगे भाई हमें ज्यादा काम दिया जाए, हम ज्यादा करें। और कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर हैं, उनके ऊपर उनको लगता है ये सारा चीजें उनके पास जाता है, हम ऐसे बैठे। तो ये प्रॉब्लम हर सरकार में रही है। मुझे जितना याद है कि जितने सरकार आए हैं हर बार यही कंप्लेंट रहा, इंदिरा गांधी के समय से ही, कि हम जूनियर मंत्री हैं, हमें नहीं भी। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि लोग ऐसा ना फील करें कि भाई हम जूनियर हैं इसलिए काम नहीं मिल रहा है, और सीनियर ये फील ना करें कि अगर हम जूनियर को कोई काम डिवॉल्व करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, डिवोल्यूशन है कि आप असाइन कर दो और उसको मॉनिटर करो। क्योंकि कभी कभी एक मानसिकता भी है कि जब सीनियर लोग भी नहीं चाहते कि भाई हम जूनियर को कुछ दे दें, फिर हमारा इंपॉर्टेंस क्या होगा। तो ये अपने ईगो क्लैश के रूप में ना देखकर इसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट संकेत दिया है, क्योंकि बात क्या है, वरिष्ठों को भी और जो नए हैं उनको। दूसरी क्या है, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट है आउटकम। बिल्कुल भाई, और आउटकम से ज्यादा वो दूसरी बात बार बार बोलते हैं, आउटपुट मतलब ये क्या है, मतलब आउटपुट भी क्या है कि आप ये हुआ, लेकिन फाइनली क्या पिक्चर है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री आप देखे होंगे हर पब्लिक मीटिंग में कहते कुछ भी हो, कोई भी हो, कि फाइनल हिसाब किताब देने वाले वही हैं। और ये भी बार बार कहते हैं कि मैं हिसाब दूंगा कि हमने क्या किया है। ठीक है। तो ये इतनी जिम्मेदारी जब प्रधानमंत्री अपने ऊपर लेते हैं, वो चाहते हैं कि हर टीम मेंबर, जूनियर हो, सीनियर हो, कोई भी हो, कि वो अपने ईमानदारी से काम में लग जाए। निश्चित तौर पर एक बात और, हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है बलदेव जी, इतनी सरकारों को देखा होगा आपने आते जाते, और प्रधानमंत्री हमेशा जो टीम वर्क पे जोर देते रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने टीम इंडिया तक की भी बात कही थी। मंत्रिमंडल के स्तर पे देखें तो पिछले सरकारों से अगर हम तुलना करें या तुलना न करें, अगर देखें, एक विश्लेषण करें, तो एक मजबूत टीम प्रधानमंत्री के आगे खड़ी करना, वो जब नेतृत्व करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ओवरऑल जब सरकार के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो किस तरह से इसे हम देख सकते हैं? देख, कोई भी काम है और उस काम से एक समूह जुड़ा हुआ है, चाहे वो सरकार हो, मंत्रियों का समूह हो, नौकरशाह हो, या किसी ऑफिस में आप देख लें, टीम स्पिरिट होना तो बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट के बिना अगर ईगो क्लैश होता रहेगा, और जैसा अभी शेखर जी कह रहे थे कि भाई सीनियर मंत्री ये न सोचें कि हमारा तो महत्व घट जाएगा, छोटे लोगों को, छोटे मंत्रियों को हम काम देंगे, तो टीम स्पिरिट का मतलब ही ये है कि सरकार के जो लक्ष्य हैं वो हमें सरकार के रूप में पूरे करने हैं। उसमें व्यक्ति कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लोकप्रिय कम लोकप्रिय हो सकता है, ज्यादा अनुभवी कम अनुभवी हो, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो हम उस सरकार का हिस्सा हैं और हम सबको मिलकर सरकार बनती है। किसी भी एक व्यक्ति के कारण कोई गड़बड़ी होगी तो उसका अपयश तो सरकार को या प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा, और फिर पार्टी के बारे में जनता में मैसेज जाएगा। तो टीम स्पिरिट इस सरकार में शुरू से ये देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री की ये पूरी तवज्जो है इस बात पर कि हमारे मंत्रियों का जो कार्य संचालन है वो एक टीम के रूप में दिखे, क्योंकि टीम के रूप में जब आप काम करते हैं तो आपकी न केवल कार्य करने की शक्ति दुगनी हो जाती है, बल्कि आपका भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। फिर सामान्यतः राजनीति में जो ईगो क्लैश होता है उसके कारण बड़ा नुकसान होता है। कार्य के क्रियान्वयन में, नीतियों के क्रियान्वयन में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है।
प्रधानमंत्री ने लगातार शुरू से वातावरण बनाने की कोशिश की है कि हम एक टीम के रूप में काम करें, और इसलिए देखिए प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। बिल्कुल। और एक बात और है शेखर जी, हमने देखा था जो पिछली सरकार थी उसमें एक तरह की थी कि भाई संदेश कहां से आते हैं, आदेश कहां से आते हैं, एक भ्रम की स्थिति जैसी इस तरह की खबरें लगातार आती रहती थी। उस नजरिए से देखें तो यहाँ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, जिस तरह से नए पुराने तमाम मंत्रियों को संदेश दे रहे हैं कि क्या उनका लक्ष्य है, इस नजरिए से कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, ये पहली बार ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो एक घंटे के लिए भी कोई अपने कोई फुर्सत ये नहीं करते, पूरे 24/7 लगे हुए हैं, कोई हॉलिडे नहीं, कुछ नहीं। तो आप ये प्रधानमंत्री की, क्योंकि उनके मन में लग रहा है कि बहुत काम करना है, बहुत कुछ करना है, और इतने वो भी जानते हैं कि जो मैंडेट उनको मिला है वो मैंडेट ऐसा मैंडेट है, बहुत सालों के बाद एक पार्टी को, एक व्यक्ति को ऐसे मैंडेट मिला है। और इस सारी चीजों को जब आप, क्योंकि वो पहले ये भी अच्छा, जब वो प्रधानमंत्री टीम को संदेश देते हैं, टीम को नहीं, वही टीम को संदेश देते, वो कहते हैं कि उस कमिटमेंट जो वो फील करते हैं, वो चाह रहे हैं कि हर टीम मेंबर वही कमिटमेंट से आए और वो इस कमिटमेंट से काम भी करे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग ये नहीं देखते कौन मंत्री बना नहीं बना, लोग चाहते हैं कि भाई ग्राउंड में क्या रिजल्ट है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का अभी जो पूरा प्रायोरिटी जो है ग्राउंड में दिखनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जब तमाम संपादकों से मिले थे और उनसे पूछा गया था कि क्या उनकी उपलब्धि होगी 2019 में, तो उन्होंने यही कहा कि लोग अगर बदलाव महसूस करेंगे तो यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल आज हमारे इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी आपका, शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर उम्मीदें काफ़ी हैं, जिस तरह से सरकार के बारे में बार बार बात कही जाती है और जब नई टीम में नए लोग जुड़े हैं तो उम्मीद यही है, और उम्मीद यही करेंगे कि जो नई ऊर्जा है वो नई तैयारी के साथ नए जो है परिवर्तन और नए परिणाम लेकर आएगी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।